आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक फाइटर जेट जो सिर्फ दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट से लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने साथ उड़ रहे कई अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन को भी कमांड कर सके। एक ऐसा फाइटर जेट जिससे पायलट खुद फाइटर जेट को उड़ाए और दूसरा क्रू मेंबर हवा में बैठकर ड्रोन्स को निर्देश दे, किसे रिकॉनेसेंस करना है, किसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करना है और किसे एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करना है। अगर यह टेक्नोलॉजी भारत के इंडिजिनस घातक यूकैप के साथ जुड़ जाती है तो आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के पास बिल्कुल एक नया कॉम्बैट कॉन्सेप्ट दिखाई दे सकता है। और इसी वजह से रूस का SU-57D ट्विन सीट वेरिएंट एक बार फिर से चर्चा में है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि SU-57D आखिर है क्या, रूस इसे भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण बना सकता है, घातक यूकैप के साथ इसकी संभावित पेयरिंग कैसे हो सकती है और ये भारत के फ्यूचर एयर कॉम्बैट को कैसे बदल सकता है। पहले हम बात करते हैं SU-57D की। रूस का SU-57 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन इसका ट्विन सीट वेरिएंट एक अलग तरह की भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ दूसरा कॉकपिट सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका उद्देश्य ऐसे एयरबॉर्न कमांड पोस्ट के रूप में काम करना है जिस जहाँ पीछे बैठा ऑपरेटर अनमैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ड्रोन को कोऑर्डिनेट कर सके। मतलब आगे बैठा पायलट अपने फाइटर को उड़ाएगा, दुश्मन से मुकाबला करेगा और एयरक्राफ्ट के वेपन्स और सेंसर्स को संभालेगा। वहीं पीछे बैठा ऑपरेटर अनमैन्ड सिस्टम का मैनेजमेंट कर सकता है। वहीं यही कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें फ्यूचर वॉरफेयर में मैन अनमैन्ड टीमिंग या ममटी के नाम से काफ़ी तेज़ी से महत्वपूर्ण हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि एक फाइटर को ड्रोन की ज़रूरत क्यों है। देखिए, आज की एयर वॉरफेयर पहले जैसी नहीं रही है। पहले एक फाइटर एयरक्राफ्ट को टारगेट ढूंढना होता था, खुद ही अटैक करना होता था, लेकिन फ्यूचर बैटलफील्ड में एक फाइटर अपने साथ कई अलग अलग अनमैन्ड प्लेटफॉर्म लेकर चल सकता है। मान लीजिए कि मिशन में SU-57D के साथ 4 ड्रोन हैं। पहला ड्रोन एनिमी एरिया के रिकॉनेसेंस कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रहा है, तीसरा एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट कर रहा है और चौथा स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार है। अब पायलट को इन सभी ड्रोन को खुद मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा क्रू मेंबर इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कोऑर्डिनेट कर सकता है। इससे पायलट का वर्कलोड कम होगा और फाइटर को प्राइमरी कॉम्बैट मिशन पर ज़्यादा ध्यान देने का मौका मिलेगा। यानी एक फाइटर की कैपेबिलिटी सिर्फ उसके वेपन्स तक सीमित नहीं रहेगी, वो अपने साथ मौजूद कई अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स की ताकत भी इस्तेमाल कर सकेगा। SU-57 का S-70 ओकनिक ड्रोन इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। SU-57D के साथ जिस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का नाम सबसे पहले सामने आता है और सबसे ज़्यादा सामने आता है वह है रूस का S-70 ओकनिक B। ये एक बड़ा स्टेल्थ यूकैव है जिसे रिकॉनेसेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एनिमी एयर डिफेंस ऑपरेशन जैसे मिशन के लिए डेवलप किया गया है। इसका फ्लाइंग विंग डिज़ाइन इसे स्टेल्थ फोकस प्लेटफॉर्म बनाता है। रूसी कॉन्सेप्ट में SU-57 और ओकनिक को एक साथ ऑपरेट करने की कोशिश की जा रही है। यानी SU-57 एक मैन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाता है और ओकनिक एक अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म की। अगर मिशन के दौरान सिचुएशन बदलती है तो ड्रोन को नया टास्क दिया जा सकता है। यही कैपेबिलिटी फ्यूचर एयर वॉरफेयर का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकती है। लेकिन भारत के लिए कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत भी अपने स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है घातक यूकैप। DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ADE से जुड़ा ये प्रोजेक्ट लंबे समय से भारत के फ्यूचर अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम्बिशन का हिस्सा रहा है। घातक का उद्देश्य एक ऐसे स्टेल्थ यूकैप को विकसित करना है जो हाई रिस्क कॉम्बैट मिशन को बिना मानव पायलट के अंजाम दे सके। अब यहाँ SU-57D का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर रूस का प्रपोज्ड आर्किटेक्चर वास्तव में दूसरे देशों के अनमैन्ड सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन की अनुमति देता है तो थ्योरेटिकली एक इंडियन SU-57D फ्यूचर में सिर्फ रशियन ड्रोन ही नहीं बल्कि इंडियन यूकैप को भी कमांड कर सकता है। और यही से शुरू होती है SU-57D प्लस घातक की चर्चा। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो एक स्टेल्थ SU-57D भारतीय वायुसेना के लिए मिशन कमांड एयरक्राफ्ट की तरह काम कर रहा है। अब इसके साथ कई घातक यूकैप उड़ रहे हैं और SU-57D का पायलट दुश्मन के कॉम्बैट इन्वॉल्वमेंट में एयरक्राफ्ट को सुरक्षित वो पोजीशन में रखता है। अब पीछे बैठा ऑपरेटर बैटलफील्ड डेटा देख रहा है और एक घातक एनिमी रेडार नेटवर्क के रिकॉनेसेंस कर रहा है, दूसरा ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तीसरा एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहा है और ज़रूरत पड़ने पर चौथा यूकैप स्ट्राइक मिशन के लिए भेजा जा सकता है। इस पूरे नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिर्फ ड्रोन नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कमांड एंड कंट्रोल। अब SU-57 और ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से बेहतर ये क्या काम करेगा? इस कॉन्सेप्ट का एक बड़ा फ़ायदा ये बताया जा रहा है कि आमतौर पर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कमांड किया जा सकता है, लेकिन युद्ध के दौरान ग्राउंड स्टेशन के सामने कई खतरे होते हैं। कम्युनिकेशन लिंक जैम हो सकती है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है, कमांड सेंटर पर हमला हो सकता है और ऐसी
स्थिति में एयरबॉर्न कमांड प्लेटफॉर्म ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। अगर कमांड एयरक्राफ्ट खुद बैटलफील्ड के करीब मौजूद है तो अनमैन सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग को अधिक रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, बल्कि फ्यूचर में दोनों सिस्टम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो क्या Su-57D भारत का 6th जनरेशन फाइटर बन पाएगा, या यूँ कह लें एक उस तरह एक्ट कर पाएगा? देखिए, एक बात समझना ज़रूरी है कि Su-57D को सीधे 6th जनरेशन फाइटर कहना सही नहीं होगा, लेकिन इसमें जिस तरह के मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की दिशा में देखी जाने वाली टेक्नोलॉजी में ज़रूर शामिल है। फ्यूचर 6th जनरेशन फाइटर्स से उम्मीद की जाती है कि वे अकेले एयरक्राफ्ट नहीं होंगे, वे एक पूरे कॉम्बैट नेटवर्क का हिस्सा होंगे। उनके साथ ड्रोन्स, लॉयल विंगमैन, सेंसर्स और अनमैन्ड सिस्टम काम कर सकेंगे। यानी फ्यूचर फाइटर की असली ताकत सिर्फ उसकी स्पीड या मिसाइल नहीं होगी, बल्कि ये होगी कि वो बैटलफील्ड में कितने एसेट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। भारत के लिए रास्ता अपना भी है। देखिए, भारत इस फील्ड में पूरी तरीके से किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। देश में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, घातक और कैट्स वॉरियर जैसे प्रोग्राम्स पर काम हो रहा है। कैट्स वॉरियर जैसे लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट का उद्देश्य भी मैन्ड फाइटर के साथ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना है, और इसीलिए भारत के सामने भविष्य में दो रास्ते हो सकते हैं। पहला, एग्जिस्टिंग फॉरेन प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजीज के जरिए कैपेबिलिटी को जल्दी हासिल करना। दूसरा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इंडिजिनस यूकैप इकोसिस्टम के साथ मैच्योर होने का इंतजार करके पूरे आर्किटेक्चर को भारत में डेवलप करना। शायद सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन ये फैसला सिर्फ एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस देखकर नहीं होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सॉफ्टवेयर कंट्रोल, वेपन इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जैसे फैक्टर्स भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो क्या भारत Su-57D खरीदेगा? अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि Su-57D को लेकर कोई कंफर्म एक्विजिशन डील मान लेना सही नहीं होगा। रूस की तरफ से ऐसी कैपेबिलिटीज और संभावित कोऑपरेशन की चर्चा अलग बात है, लेकिन फाइनल प्रोक्योरमेंट का फैसला भारत सरकार और वायुसेना के रिक्वायरमेंट पर निर्भर करेगा। भारत पहले भी रशियन 5th जनरेशन प्रोग्राम का हिस्सा रहा है और अपने अनुभव से गुजर चुका है। इसीलिए इस बार भारत किसी भी प्रपोजल को सिर्फ एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं देखेगा, बल्कि सवाल ये होगा कि क्या ये प्लेटफॉर्म भारत के फ्यूचर कॉम्बैट इकोसिस्टम में इंटीग्रेट हो सकता है, क्या ये भारतीय यूकैप को कमांड कर सकता है, और क्या क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर पर पर्याप्त कंट्रोल मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि क्या ये भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम्स को मजबूत करेगा और या उनकी डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि फ्यूचर बैटलफील्ड में शायद सवाल इस बात का नहीं हो कि आपके पास कितने फाइटर जेट हैं, सवाल ये होगा कि फाइटर कितने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। Su-57D अगर कई यूकैप्स को कोऑर्डिनेट कर सकता है तो एक एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि भारत यहाँ पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा। भारत अपने सारे पक्षों को देखेगा और ये देखेगा कि अगर कोई संभावित प्रोक्योरमेंट होती है तो क्या उसका हमें असर एमका प्रोग्राम पर तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ इस बात की चेतावनी दे चुके हैं। यहाँ पर मैं RKS भदौरिया सर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम कोई भी प्रोक्योरमेंट करें, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस प्रोक्योरमेंट के चलते हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम बिल्कुल भी सफ़र ना करे। तो आपको क्या लगता है, क्या इसे खरीदना सही रहेगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।